तो देखिए, मैं आपको इकोसिस्टम समझाने से पहले एक नॉर्मल सिचुएशन बताना चाहता हूँ अपने एनवायरनमेंट की। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ पृथ्वी के सरफेस का, ठीक है। बहुत बड़ा सरफेस मैंने ले रखा है। अब होता क्या है कि पृथ्वी में बहुत सी जगह में बच्चे फॉरेस्ट मौजूद है, ठीक है, जहाँ आपको प्लांट भी बहुत सारे मिलते हैं और कई प्रकार के आपको एनिमल्स भी मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, ठीक। आगे चल के मैं यहाँ पे एक डेजर्ट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना, एक रेगिस्तान का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। रेगिस्तान में प्लांट होते हैं, भले वो कम संख्या में हो पर प्लांट होते हैं, ठीक है। वहाँ पे वाटर भी अवेलेबल होता है, भले थोड़ा बहुत हो पर वाटर अवेलेबल होता है, और वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक। आगे चल के मैं आपके सामने एक तालाब का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने एक पॉन्ड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या मान लो रिवर का मैं अक्सर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो तालाब है, ठीक है। बच्चे तालाब की अगर बात करें तो बच्चे तालाब के अंदर प्लांट भी होते हैं। प्लांट का मतलब भले वो छोटे छोटे प्लांट क्यों ना हो पर वो प्लेटा प्लांट होते हैं, है ना। वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ मौजूद है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करो तो ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या लिविंग थिंग्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल अवेलेबल हैं। क्या फॉरेस्ट में नॉन लिविंग थिंग्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल अवेलेबल हैं। लिविंग थिंग्स में एग्जाम्पल प्लांट एनिमल का हो गया, और नॉन लिविंग थिंग में एग्जाम्पल आपका सॉइल का हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सब हो गए। ऐसी क्या रेगिस्तान में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं? बिल्कुल है। क्या इस तालाब में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं? बिल्कुल है। क्या इस जंगल में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट हैं? बिल्कुल इंटरेक्ट हैं। जैसे कि समझना, प्लांट जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, अपने आप को बिल्डअप करते हैं, और जो वहाँ ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट को कंज्यूम कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उन एनिमल्स को, उन जीव जंतुओं को जीने के लिए प्लांट्स की आवश्यकता है, और प्लांट को सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, प्लांट को एयर की आवश्यकता है, प्लांट को वाटर की आवश्यकता है। कहने का मतलब है यहाँ पर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट है। ऐसी डेजर्ट में भी क्या होगा कि यहाँ पर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट होंगी और वहाँ पर भी होंगी। साथ साथ क्या यहाँ की चीज़ें किसी और से कुछ चीज़ों की मांग करती हैं कि भाई मुझे आप वो चीज़ दे दो? नहीं ना। तो ये आपके सामने एक ऐसे सेगमेंट है जिसमें लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, प्लस वो आपस में इंटरेक्ट हैं, और वो किसी पर डिपेंड भी नहीं है, मतलब इनके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो बस इन्हीं स्लॉटों को हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो आप जानते हो कि जहां दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं, अगर उनमें आपस में इंटरेक्शन है तो सिस्टम कहते हैं उसको, है ना। उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, और वो आपस में इंटरेक्ट भी हो रही हैं, इसलिए इसको सिस्टम बोला जाएगा। लेकिन ये खुद एग्जिस्ट कर सकता है ना, और साथ साथ इसी पूरी चीज़ को फिर हम लोग क्या बोलेंगे? इको सिस्टम बोलेंगे। तो अगर हम किसी इन्वायरमेंट की बात करें तो उस इन्वायरमेंट में क्या है? अनेकों इकोसिस्टम होंगे। क्या होंगे? कमॉन, अनेकों इकोसिस्टम होंगे, है ना। तो इसी वजह से आप अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हो कि इन्वायरमेंट क्या है, तो आप कह सकते हो कि अनेकों इकोसिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है, प्लस सभी इकोसिस्टम का कॉम्बिनेशन कर दो, वही बेटा आपके सामने क्या होता है? आंसर है अवर इन्वायरमेंट होता है। तो आपके सामने, या आपसे कोई पूछता है कि भाई इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बता दो इकोसिस्टम के टर्म्स में, तो आप कह सकते हो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इकोसिस्टम इज कॉल्ड द अवर इन्वायरमेंट। वो होता है अवर इन्वायरमेंट। अब मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की अगर बात करूं तो देखो बेटा, दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, जिसे ईश्वर ने बनाया हुआ है पहले से ही, और बच्चों एक होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, जिन्हें हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर एग्जाम्पल की बच्चों बात करें तो जो तुम्हारे नेचुरल इकोसिस्टम हैं उनकी अगर चर्चा करूंगा तो जैसे कि एग्जाम्पल आ गया, जैसे रेगिस्तान का एग्जाम्पल आ गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, तालाब हो गया, पॉन्ड, रिवर हो गया, ठीक है, रिवर के बाद ओशियन हो गया। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके? आंसर है नेचुरल इकोसिस्टम के। अब नेक्स्ट है आपके सामने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल को लेकर के। तो देखो, जैसे कि आपका हो गया गार्डन,
है ना। गार्डन आपका आर्टिफिशियल है, उसको हम लोग खुद बना सकते हैं कहीं पर भी, है ना। गार्डन के बाद आपका नेक्स्ट हो गया सपोज दैट एक्वेरियम, ठीक है। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल किसके हो गए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो गए। सो व्हाट इज इकोसिस्टम, तो मैं दोबारा कंक्लूड करना चाहूँगा इकोसिस्टम की डेफिनेशन को लेकर के। तो मैं आपसे साफ कह सकता हूँ कि सिस्टम विच कंसिस्ट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच आर इंटरेक्ट ईच अदर एंड हैव कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड द इकोसिस्टम, है ना। ओके अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इको। तो नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखो कंपोनेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जिससे मिलके बनी होगी उसको कंपोनेंट कहते हैं। हम सब सीख चुके हैं जस्ट अभी कि इकोसिस्टम में दो ही चीजें होंगी, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसी वजह से उन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। लेकिन कहते नहीं अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके लिए हम कंपोनेंट को दो स्तर में लिख देते हैं। एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट मतलब नॉन लिविंग, और एक आपके होते हैं बायोटिक कंपोनेंट जिन्हें आप कह सकते हो लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। एक होते हैं बायोटिक, एक होते हैं एबायोटिक। तो सबसे पहली चीज़ है एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया जो कि कैसे होंगे, नॉन लिविंग। इनको अपन ना दो स्तर से देख सकते हैं, मतलब इसके दो टाइप्स हो सकते हैं वहाँ पे। एक आपका होता है क्लाइमेट कंपोनेंट, है ना, क्लाइमेट कंडीशन मान सकते हो या क्लाइमेट कंपोनेंट कह सकते हो। और दूसरा आपके सामने होता है एडैफिक कंपोनेंट। एडैफिक का मतलब होता है आसपास का सिचुएशन कैसा है। तो क्लाइमेट कंडीशन में आपके सामने पहला आता है जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, वहाँ का हवा कैसी चल रही है, ठीक है ना, विंड कंडीशन। इसके बाद अगला होता है कि वहाँ बारिश कैसी हो रही है ना, रेन अपना एक अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट फैक्टर कह सकते हो आप, जो कि इकोसिस्टम के होते हैं, जो कि इन चीज़ों पर डिपेंडेंसी होती है इकोसिस्टम के मैनेज होने की। और नेक्स्ट है आपके सामने एडैफिक फैक्टर या एडैफिक कंडीशन। एडैफिक मतलब होता है कि आसपास का, ठीक है ना। तो इसमें पहले आपके सामने मिट्टी आ जाती है। अब बेटा मिट्टी तो है, मिट्टी का पीएच सही होना चाहिए, तो पीएच भी आ जाता है। इसके बाद पीएच के बाद अगर देखा जाए तो मिट्टी में कितनी नमी है, तो हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी, है ना, ह्यूमिडिटी भी इसी में आ जाएगा। इसके बाद अगर देखा जाए मिट्टी में मिनरल्स मौजूद हैं कि नहीं है, वो भी आ जाएगा। और साथ साथ आपको वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसे भी ध्यान देना होगा आपको कि वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है। कहने का मतलब जब पथरीला इलाका तो नहीं है, अगर पथरीला इलाका होगा बेटा तो वहाँ कंडीशन सही से हो नहीं पाएगी इकोसिस्टम की, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफी, है ना, जियोग्राफिकल कंडीशन कहते हैं टोपोग्राफी। तो इन चीज़ों पर जो है डिपेंडेंसी होती है। सो दीज आर द क्लाइमेट एंड एडैफिक कंडीशन ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, जो कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट कहे जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपके सामने बायोटिक। बायोटिक में क्या होगा, लिविंग थिंग्स आएंगी। अब बायोटिक कंपोनेंट में ना हम सही से अगर बांटना चाहें तो इसमें देखो सबसे पहले आपके सामने आते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। दूसरे बेटा आपके सामने होते हैं इसमें आपके कंज्यूमर, ठीक है ना। और तीसरे आपके सामने होते हैं डिकम्पोजर। ये तीन आपके सामने कंपोनेंट हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। कहीं ना कहीं जो एबायोटिक कंपोनेंट है इनमें ये जो चीज़ें हैं आप नॉर्मल समझ सकते हो, ज्योग्राफी वगैरह जब पढ़ते हो ना तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। कहीं ना कहीं हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और जो डिकम्पोजर हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होता है। तो इस